दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शुक्ला आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के अंदर टीक्यूएम सर्विसेज। और आज आपको मैं नॉलेज देने वाला हूं काइजन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, काइजन क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूँगा। मैंने लीड ऑडिटर किया हुआ है ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 और ISO 45000 2018। और मैं IATF में भी डेली करता हूँ, तो IATF 16949 2016 का इंटरनल ऑडिटर कोर्स किया हुआ है। और इस फील्ड के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 2006 से मैं वर्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि काइजन क्या है। हम आज काइजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम क्या-क्या चीज़ कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो मैं वो आपको बता दूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ काइजन? काइजन क्या है? हु इज़ नोन एज़ फादर ऑफ काइजन? काइजन का जो फादर किसको कहा जाता है? व्हाट इज़ मूडा? डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, 10 गोल्डन रूल्स ऑफ काइजन। और 6th है एरिया वी कैन डू काइजन, बेनिफिट्स ऑफ काइजन। और आपको लास्ट में मैं एक दूँगा काइजन का टेम्पलेट कि किस तरीके से आप काइजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ काइजन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ काइजन क्या है? काई मीन्स होता है चेंज। ये जापानीज वर्ड है। काई मीन्स चेंज और द एक्शन टू करेक्ट, किसी को करेक्ट करने का। जेन मीन्स गुड। ऐसा कोई भी बदलाव जो बेहतरी के लिए हो उसे काइजन कहते हैं। ऐसा कोई भी बदलाव जो बेहतरी के लिए हो उसे काइजन कहते हैं। और इसके जो डेवलपर हैं उनको मासाकी इमाई को जाना जाता है, इज नोन एज डेवलपर ऑफ काइजन। तो ये हम जान लिया हमने इस स्लाइड के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ काइजन और फादर ऑफ काइजन मासाकी इमाई। आगे क्या है? काइजन इज a small incremental changes made for improving productivity and minimizing the waste। जी हाँ दोस्तों, किसी चीज में भी इंक्रीमेंटल स्मॉल चेंजेस भी हो सकते हैं आपके किसी चीज को लेकर के, वो प्रोडक्टिविटी के अंदर भी हो सकते हैं या वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी हो सकता है। और इसके अंदर सबकी इन्वॉल्वमेंट जरूरत है, एवरीवन, सबके लिए हो सकता है ये। उससे पहले हम जानेंगे कि वेस्ट क्या है। मुडा का मतलब क्या है? वेस्ट। मुडा मीन्स वेस्ट। जो वेस्ट क्या किस चीज को कहते हैं हम? जैसे वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट मीन्स टू एनी एक्टिविटी दैट डज नॉट एड वैल्यू। वेस्ट ओनली एड्स टू टाइम एंड कॉस्ट। एक ऐसी कोई क्रिया जिसके करने से ना तो कोई वैल्यू ऐड हो रही है और ना ही उसमें कोई क्वालिटी में एडिशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसे और टाइम को ऐड कर रहे हैं। ये दो तरीके की हो सकती हैं, वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड। नॉन वैल्यू एडिड टाइप 1 और नॉन वैल्यू एडिड टाइप 2, यानी कि नेसेसरी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने से कोई भी हमें एडिशनल क्वालिटी में कोई बेनिफिट्स नहीं हो सकता है, लेकिन वो हमें करना पड़ता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम कहेंगे नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। आगे चलते हैं। हिडन फैक्ट्री हर्डल्स, ये करना जरूरी क्यों होता है? कि कंपनी के पास कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हर्डल्स होते हैं कि हमें करना ही पड़ता है। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लॉन्ग टाइम सेटअप्स, अनस्टेबल शेड्यूल्स, अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम और मशीन ब्रेकडाउन, एब्सेंटिज्म, पुअर हाउसकीपिंग, रीवर्क और स्क्रैप। ये सारे कंपनी के कुछ हर्डल्स होते हैं जो सभी को दिखाई नहीं देते, बट ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए हमें काइजन करने की जरूरत पड़ती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कितने तरह के वेस्ट हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेस्ट। मुडा जो हम बात कर रहे थे, वेस्ट की एक स्मॉल डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। वेस्ट का मतलब वर्क दैट डज नॉट एड वैल्यू एंड इज नॉट नेसेसरी, एलिमिनेट दीज एक्टिविटीज। अगर हम इसको जितना भी एलिमिनेट कर सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा।
इसको हम याद रखने के लिए कैसे कंसिडर कर सकते हैं? टिम वुड। टिम वुड, इसमें हम अलग अलग बात करेंगे कि टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, आई का मतलब होता है इन्वेंट्री, एम का मतलब होता है मोशन, डब्ल्यू का मतलब होता है वेटिंग, ओ का मतलब होता है ओवर प्रोडक्शन, और दूसरे ओ का मतलब होता है ओवर प्रोसेसिंग, डी का मतलब होता है डिफेक्ट। ये सारे मिलकर टिम वुड बनते हैं। और इसमें कहाँ कहाँ पे जो सर्कल आप देख रहे होंगे, पीपल का रोल कहाँ पे है, क्वालिटी का कहाँ पे है, क्वांटिटी का कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। जैसे अगर ओवर प्रोसेसिंग है, मोशन है, वेटिंग है, तो ये पीपल से रिलेटेड है। डिफेक्ट्स अगर कोई आता है तो वो क्वालिटी से रिलेटेड है, और ट्रांसपोर्टेशन और ओवर प्रोडक्शन है या इन्वेंट्री है तो वो आता है क्वांटिटी से रिलेटेड। तो अगर इन सातों में से हम किसी को भी हटा पाए या कम कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये हमने जाना यहाँ पर 7 तरीके के वेस्ट कौन से हैं जिनको हम स्मॉल में क्या कह सकते हैं, टिम वुड। आप याद रखने के लिए कर सकते हैं टिम वुड को याद। सबसे पहले हम वेस्ट 1 की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जैसे क्या कारण होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगी? एक्सेसिव ईमेल्स हो सकती हैं, टेकिंग फाइल्स टू अनदर पर्सन, मूवमेंट ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज हमें इधर से उधर ले जानी हो और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, उसका फर्क क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे इसके ऊपर? अगर हम किसी चीज को ले आते हैं इधर से उधर तो उसमें कॉस्ट ऐड हो जाती है, उसके आने जाने की कॉस्ट ऐड हो जाती है, उसका साइकिल टाइम बढ़ जाता है, और रिसोर्सेज जो हमारे पास होते हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। तो ये हमारे इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन से बचना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट 2, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किन कारणों से हो सकती है? टू अवॉइड फ्रीक्वेंट सेटअप, बार बार सेटअप करने की जरूरत पड़ती है अगर, लॉट्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन शेल्फ्स, रैक्स ऑन एंड फ्लोर्स, बहुत सारी इन्वेंट्री हमें रखनी पड़ सकती है। अनलेस ईमेल इन द बॉक्स, यूजलेस ईमेल इन द बॉक्स, इन कारणों से हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहले तो नीड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज टू मैनेज, इन सबको मैनेज करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होने चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, फिर जगह होनी चाहिए। टेक्स वैल्यूएबल स्पेस, उस प्लेस को हम कहीं और यूज कर सकते हैं लेकिन उसकी जगह हमें इसको यूज करना पड़ता है। इंक्रीज लीड टाइम बढ़ जाता है। फीफो बिकम्स डिफिकल्टी, फीफो मेंटेन करने में हमें डिफिकल्टी हो सकती है। और प्रोडक्शन चेंज, प्रोडक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। टाइज ऑफ कैश, ये इम्पैक्ट्स हमारे इसमें पड़ते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेंट्री, नॉट जस्ट इन केस ऑफ इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री को एफिशिएंट बनाना है, ना कि इन्वेंट्री हर हालत में हमें रखना ही रखना है। तीसरा है अननेसेसरी मोशन, वेस्ट 3 जो है अननेसेसरी मोशन। इसकी किन कारणों से हो सकते हैं? जैसे हैंडलिंग ऑफ पेपर वर्क अगर हम करते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल, एक्स्ट्रा क्लिक्स एंड की स्टॉक्स, इन कारणों से हमें अननेसेसरी मोशन होता है। अब इसमें नुकसान फर्क क्या पड़ता है? वेस्ट साइकिल टाइम, साइकिल टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है, और कोड कॉस्ट जो होती है इसमें ऐड हो जाती है अगर हम एक्स्ट्रा मोशन करते हैं। ऑल मोशन मस्ट बी मिनिमाइज, जितने भी एक्स्ट्रा मोशंस हो रहे हैं, अगर मान लीजिए हमें बार बार हमें एक एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ रही है जिसमें हमें एक हाथ को बार बार हिला के करना पड़ रहा है, या पैर को हिला के करना पड़ रहा है, तो मैं अगर ऐसा कुछ करना कर सके उसके अंदर कि उसकी जो मोशन है वो कम हो जाए। और हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि जितने भी मोशंस हैं वो कम से कम हो, ताकि थकावट भी, जो व्यक्ति वर्क कर रहा है उसकी थकावट कम हो। उसके बाद है वेटिंग, वेस्ट 4 है वेटिंग। वेटिंग फॉर पीपल, रीजन क्या क्या हो सकते हैं? वेटिंग फॉर पीपल, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आइडियल टाइम ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटर, तो ये कारण हो सकते हैं वेटिंग के।
और इनका फर्क क्या पड़ता है? एट साइकिल टाइम, अगर कोई व्यक्ति वेट कर रहा है तो जो साइकिल टाइम वो बढ़ जाएगा। स्लो रिस्पॉन्स टू कस्टमर, अगर हमारे पास हमेशा वेटिंग ही रहेगी तो जो कस्टमर को रिस्पॉन्स हम करते हैं उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, स्लो रिस्पॉन्स कर पाएंगे हम। इंक्रीज वर्क इन प्रोग्रेस, कॉजेज बॉटलनेक, बहुत सारे बॉटलनेक्स होते हैं इन सब के कारण। इसलिए व्हेन इन्वेंट्री वांट्स कस्टमर वेट्स, जब भी हमें इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है तो कस्टमर को वेट करना पड़ता है। तो इसलिए वेटिंग जो है वो हमारी बहुत कम से कम होनी चाहिए ताकि कस्टमर को हमें वेट ना करना पड़े। और ये कस्टमर ही नहीं, आपके नेक्स्ट साइकिल, जो नेक्स्ट प्रोसेस साइकिल का होता है उसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं आप। वहां पे भी अगर मान लीजिए नेक्स्ट प्रोसेस में अपने पार्ट भेजना है और वो नहीं भेज पा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसको वेट करना पड़ेगा, उसको खड़ा रहना पड़ेगा। और ये कई बार इस वजह से भी होता है कि कोऑर्डिनेशन ही सही नहीं था। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्लानिंग कर ली, उससे पहले के जो प्रोसेस की प्लानिंग होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। और या फिर कई बार जो ऑपरेटर होता है वो नया होता है या फिर चेंज होता है, उसको प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए भी वेटिंग बढ़ सकती है। और वेटिंग बढ़ना बहुत गलत चीज है, इसलिए वेटिंग को हम जितना कम से कम कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद है ओवर प्रोडक्शन। बेस्ट 5 है ओवर प्रोडक्शन। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो वर्किंग ऑन द रॉन्ग प्रोडक्ट, पता चले कि हमें बनाना कुछ और था और हम कुछ और बनाए जा रहे हैं। दूसरा हो सकता है प्रोडक्शन मोर देन कस्टमर नीड्स, कस्टमर को चाहिए था 1000 और हम बना रहे हैं 2000, 2500, 3000, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्रिएटिंग रिपोर्ट्स नो वन रीड्स, ऐसी रिपोर्ट हम बना दें वहां पर जो कोई पढ़ ही ना पाए या फिर जिसकी जरूरत ही नहीं है। और इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? टेक्स अप फ्लोर स्पेस, भाई अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपके जो फ्लोर है उस पर ज्यादा माल रखा रहेगा तो आपका जगह ही नहीं बचेगी। हाइड्स अदर प्रोसेस प्रॉब्लम्स, अब एक ही पार्ट के पीछे अगर हम लगे रहेंगे तो जो दूसरे पार्ट्स हैं जिसकी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो शायद हम उसको नजरअंदाज कर जाएंगे या वो हमें दिखाई नहीं देगी। बिल्ड्स एक्सेस इन्वेंट्री, अब अगर हम प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करे जाएंगे तो क्या होगा? हमारी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट भी बढ़ेगी, जगह भी बढ़ेगी और उसके लिए मैन पावर भी बढ़ेगी। तो ओवर प्रोडक्शन से ये हमें नुकसान होगा। तो इसलिए हमें प्रोड्यूस और ऑर्डर ओनली व्हाट व्हेन एंड इन द क्वांटिटी नीड्स, कस्टमर को जितना चाहिए हमें उतना ही प्रोडक्शन करना है। अगर कस्टमर ने बोला हुआ है कि इन्वेंट्री रखनी है तो उतनी ही इन्वेंट्री रखें जितनी कस्टमर ने हमें बोली है। उसके बाद है ओवर प्रोसेसिंग, ये 6th है, वेस्ट 6 ओवर प्रोसेसिंग। रीजन क्या हो सकते हैं इसके? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सप्लाइड, यानी कि जो काम करना था उसकी इंफॉर्मेशन ही आपको प्रॉपर नहीं मिली, इनकम्प्लीट मिली। मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम वर्क, कई बार हम लोग 3 काम कर रहे होते हैं, 3 अलग अलग लोग सेम ही काम कर रहे होते हैं और उससे कोई एडिशनल बेनिफिट्स उसके अंदर नहीं होता है। चेकिंग और रीचेक, अगर हम एक बार इंस्पेक्शन किया फिर दोबारा अगर हमें उसे बार बार चेक करने की जरूरत पड़ रही है तो इससे कोई कॉस्ट में एडिशन नहीं होता है, लेकिन वो क्या कहता है आपका वैल्यू बढ़ा रहा होता है, कॉस्ट ऐड कर रहा होता है, लेकिन क्वालिटी कोई ऐड उसमें नहीं कर रहा होता है, क्वालिटी एडिशन नहीं हो रही होती है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर बार बार ओवर प्रोसेसिंग करते हैं? क्रिएट्स डिले इन डिलीवरी, भाई हमें जो मटेरियल टाइम पे भेजना था वो हम टाइम पे नहीं भेज पाएंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेक्ट्स, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें एक्सेस वर्क को एलिमिनेट करना ही चाहिए, नहीं तो ये सारे रीजंस हमारे कस्टमर के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम 7th वेस्ट, वेस्ट 7 डिफेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिफेक्ट्स, त्रुटि।
रीजन क्या क्या हो सकते हैं? लैक क्लैरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायरमेंट का ही पूरा पता नहीं है कि किस तरीके का रिक्वायरमेंट है। अननेसेसरी चेंजेस इन डिसीजन, बिना मतलब जो हमें चेंज डिसीजन नहीं लेने की जरूरत नहीं थी उसको भी लिए जा रहे हैं हम। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इनपुट्स, इनपुट जो दे रहे हैं हम वही अगर गलत है तो डिफेक्ट्स हमारे आएंगे ही आएंगे। अब उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कंज्यूम रिसोर्सेज इन रीवर्क, अगर कोई पार्ट गलत बनता है तो मे भी हो सकता है हमें उसको रीवर्क करना पड़े। डिस्करेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आप कस्टमर के पास चला जाता है ये पार्ट डिफेक्टिव तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे, यानी कि डिससेटिस्फाई हो जाएगा वो। क्रिएट्स डिले इन डिलीवरी, अगर पार्ट्स गलत बना है तो डेफिनेटली आपका जो पार्ट टाइम पे पहुंचना चाहिए था कस्टमर के पास वो डिले ही होके जाएगा। और इन डिफेक्ट बनाए तो हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल, अगर पार्ट गलत बना है, रिजेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा कॉस्ट, पार्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो कि हमें कस्टमर से मिलने वाली नहीं है। एस्केलेटेड इम्पैक्ट इन ऑफ इनिशियल डिफेक्ट इन पासेस इन द नेक्स्ट प्रोसेस, अब मान लीजिए एक प्रोसेस के अंदर आपका कोई पार्ट गड़बड़ हुआ तो नेक्स्ट में उस पर प्रोसेस हुआ तो वो भी नेक्स्ट प्रोसेस में भी वो गलत चलता जाएगा और वहां से भी आपकी क्या होगा, एक्स्ट्रा डिफेक्ट्स बनते जाएंगे जो आपके पकड़ में नहीं आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, डिफेक्ट को रिड्यूस करना है। और अगर आपने इन सातों वेस्ट को कम कर दिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से काइजन कर पाएंगे। 10 गोल्डन रूल्स ऑफ काइजन, ये कुछ यहाँ पर रूल्स बने हुए हैं जो आपके लिए गोल्डन साबित हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई द पार्ट, चैलेंज फिक्स्ड आइडियाज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला है डोंट ट्राई टू जस्टिफाई। कई बार हम लोग जस्टिफाई करने लग जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि पहले जी ऐसे होता था। सेकंड है बी पॉजिटिव, थिंक हाउ थिंग्स and be done, not why they can't be done। हम हमेशा पॉजिटिव सोचे कि ये किस तरीके से हो सकता है, ये ना सोचे कि ये किन तरीकों से नहीं हो सकता है। यूज डाटा नोट पैड थ्योरीज, हमने पिछला क्या डाटा रहा है किसी प्रॉब्लम को लेकर के, ना कि कोई ऐसे ही बोल दे कि जी ये तो ऐसे ही होता है, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। यूज विजडम नोट मनी, यहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए आपके पास किसी काइजन को करने का, ना कि हमेशा मनी मैटर करना चाहिए। फिफ्थ है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, मतलब ऐसा काइजन नहीं होना चाहिए कि उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़े और काम कम करे वो। तो यहाँ पे वर्क स्मार्टर वर्क होना चाहिए, ना कि हार्डर। सेट हाई स्टैंडर्ड्स, और जितना भी स्टैंडर्ड आपका हाईएबल होगा उतना बेटर है। उसके बाद सेवंथ, करेक्ट फेलियर्स इमीडिएटली, 70% नाउ इज बेटर देन 100 नेवर। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब तक 100% नहीं होगा तो हम उसको सही नहीं करेंगे। जब तक तो मैं यहाँ पर काइजन कहता है कि अगर 70% भी रिड्यूस होता है किसी को करने से तो हमें वो तुरंत करेक्ट कर लेना चाहिए। लीड बाय एग्जाम्पल, हम दूसरों को तो प्रेरित करते रहते हैं लेकिन हमें खुद एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए काइजन को करने का। A team is better than expert involved people, a team is better than expert, हमारी टीम जो है जो वर्किंग है वो ज्यादा बेहतर है किसी एक्सपर्ट के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। इसलिए जो भी आप काइजन करते हैं उसके अंदर पीपल को जरूर इन्वॉल्व करें। तो ये गोल्डन रूल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। एरिया ऑफ काइजन कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पर हम काइजन को इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहला प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट करने में आप कर सकते हैं
इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट की क्वालिटी में आप कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम, सिस्टम के अंदर आप कर सकते हैं, रिडक्शन इन फटीग, रिडक्शन इन फटीग, जैसे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसको ज्यादा थकान हो रही है उस वर्क को करने से, तो वहां पे आप काइजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी, रिडक्शन इन एक्सीडेंट और इंसिडेंट, रिडक्शन इन वर्क, अगर कम काम करना पड़े, रिडक्शन इन अनवांटेड एक्टिविटीज, एनर्जी सेविंग, इजीनेस ऑफ वर्क, रिडक्शन इन पेपर, रिडक्शन इन वेटिंग और इम्प्रूवमेंट इन 5S। तो ये काफी सारे स्कोप्स हैं जो आप अपने एरिया में जहां पे वर्क करते हैं तो वहां पे आप काइजन कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है काइजन के? भाई इतना सारा कुछ करने के बाद अगर हमें कुछ बेनिफिट ही ना हो तो हमें काइजन करने का कोई फायदा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बेनिफिट्स ऑफ काइजन। काइजन जो है रिड्यूसेस वेस्ट। वेस्ट कौन कौन से रिड्यूस कर सकता है? इन्वेंट्री का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, वर्कर्स का मोशन हो सकता है। काइजन इंप्रूव स्पेस यूटिलाइजेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं। रिजल्ट इन हायर एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लोअर टर्नओवर। जो आपके साथ काम कर रहे हैं अगर आप उनको इन्वॉल्व करके रखते हैं तो जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल जो है वो हाई रहेगा और जॉब सेटिस्फाइड रहेगी। और जो एब्सेंटिज्म होती है, बार बार वर्कर्स छोड़ के चले जाते हैं, वो काफी स्मूथ रहेगा और बार बार आपको एम्प्लॉय चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काइजन के बेनिफिट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैं सैंपल शीट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप काइजन इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो ये काइजन शीट है और अगर इसकी अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी तो आपको मैंने ईमेल आईडी नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, आप उससे मेल करके मुझसे मंगवा भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं और ऊपर कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद काइजन शीट्स और यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन सा है, किस सब्जेक्ट के ऊपर आप काइजन करना चाहते हैं, कौन सी डेट में करना चाहते हैं और यहाँ पे बिफोर और आफ्टर की पिक्चर होगी कि किस चीज के लिए आपने काइजन कर रहे हैं, उसके पहले की फोटो और आफ्टर में बाद की फोटो। उसके बाद रिजल्ट क्या रहा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद बेनिफिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम काइजन तो कर लिया हमने बट बेनिफिट ही नहीं हुआ तो उस काइजन करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेनिफिट्स यहाँ पे आपको जरूर दिखाने हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर हो सकते हैं। और यहाँ पे पिक्चर के नीचे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि पहले क्या था और अब क्या था, उसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर इसको कहीं डिप्लॉयमेंट किया, किसी और के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया है तो उसकी डिटेल्स दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के अंदर। उसके बाद ये काइजन किसने सजेस्ट किया था उसका नाम आ जाएगा, अप्रूवल किसने किया है और इम्प्लीमेंट किसने किया है। तो इस तरीके का फॉर्मेट हो सकता है, ये आपके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसी फॉर्मेट को यूज करना है। तो दोस्तों ये आप फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं अपनी वर्किंग एरियाज में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ये काइजन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन राइट टू अस, ईमेल आईडी है drsqms.services@gmail.com। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपनी कंपनीज के अंदर अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को इस ट्रेनिंग इसके थ्रू दिलवा सकते हैं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी इस पे वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। योर चैनल फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन, थैंक यू। You can also contact me on my phone number. Thank you very much.